पाकिस्तान अब एक हॉट स्टेट बन चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीन जावेद और ये खबर से तजिए तक का एक प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। हॉट स्टेट क्या है, सॉफ्ट स्टेट क्या है, ये ऐसी बहस है पॉलिटिकल साइंसेस की। बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर इसकी बहुत जो है गूंज होती है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हॉट स्टेट के हवाले से कहा यह जाता है कि हुकूमत जो है अब नर्म रवैया नहीं अपनाएगी, खासतौर पर उनके हवाले से कि जो रियासत को चैलेंज करते हैं। उसकी कुछ निशानियां आपने देखी। 1 घंटे पहले काबीना के अंदर इजलास हुआ, एक फैसला किया गया। मैं यहां उस गुफ्तगू को रोकता हुए लेकिन मैं ये पूछूंगा कि हॉट स्टेट का बेशक रियासत अगर ये फैसला कर रही है कि वो किसी भी किस्म की जो है नर्म पॉलिसी नहीं अपनाएगी, बिल्कुल ये बहुत अच्छी बात है और इसी पॉलिसी को ही लेके चलना चाहिए। लेकिन मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ आवाम है उनके हवाले से इकोनॉमिक डिविडेंड्स जो पाकिस्तान में सिफारतकारी की दुनिया के अंदर वो हासिल कर रहा है, दुनिया भर में उसके हवाले से एक इज्जत की निगाह से देखा जाता है। लेकिन जब तक मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, जब तक इंसाफ के मामलात यहाँ पे ठीक नहीं होंगे, जब इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आएगा, जब तक एक इंसान को वक्त पर रोटी नहीं मिलेगी, तब तक जो है सिचुएशन जो है हॉट स्टेट के जितने भी डिविडेंड्स हैं जो वो हासिल कर रहे हैं वो लोगों तक मुंतकिल नहीं होंगे। बिल्कुल एक रियासत ने अपनी पॉलिसी अपना रही है कि वो किसी भी किस्म के जत्थे को इजाजत नहीं देंगे कि वो अपनी मनमानियां करके पाकिस्तान के ऊपर फैसला जो है वो थोपे। लेकिन साथ साथ हमें ये भी आवाम तक भी जो है अपने आवाम को भी एतमाद में लेकर एक फैसला करना होगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा, क्योंकि जमहूर से ही मुल्क है और जमहूर से ही रियासत है। इस हवाले से आज हमने प्रोग्राम सजाया है। हमारे साथ 2 मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नईउद्दीन अहमद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, आप मुख्तलिफ उनको टेलीविजन चैनल्स पे देखते हैं, इकोनॉमिक आर्टिकल्स लिखते हैं, पोलिटिकल आर्टिकल्स लिखते हैं। 2017 में उन्होंने आर्टिकल्स लिखा पाकिस्तान की इकोनॉमिक रिकवरी के हवाले से। उनके साथ मौजूद हैं मुबश्शिर मीर साहब, बहुत से हवाले से सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एक अखबार से भी जुड़े हुए हैं। आप दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नैयर साहब, पाकिस्तान के हवाले से जो एक हॉट स्टेट की जो एक नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है, खासतौर पर ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया था परसों के पाकिस्तान जो है अभी कभी भी अब ये तासुर नहीं देगा कि वो एक सॉफ्ट स्टेट है। और पाकिस्तान ने एक हवाले से पाकिस्तान ने जो कामयाबियां हासिल की है जंगी महाज पर भी और सिफारती महाज पर भी, उसकी वजह से गालिबन ये फैसला कर लिया गया है कि जत्थों को इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल वहीं पर कायम है कि जब तक मुंतकिली इस सारे फवायद के अवाम तक मुंतकिल ना हो, मुआशी इस्तेकाम ना हो, क्योंकि अभी की खबर यह है कि 2.6% GDP पे ग्रोथ होगी क्योंकि सैलाब की वजह से है। और जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं वो थोड़े से जो है ऑप्टिमिस्टिक भी नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 3 पे भी जा सकती है। मतलब हमारा जो 2.3 और 3% पे ही GDP रहेगा, उससे ऊपर कब जाएगा मामला? सर आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल किया है और मैं आपके पूरे रन डाउन को भी अप्रिशिएट करता हूँ। आप बहुत मेहनत करते हैं। थैंक यू सर। आपके सवाल की तरफ आते हुए सूरत हाल ये है कि मैं जाती तौर पे हार्ड स्टेट और सॉफ्ट स्टेट के इस स्लोगन को समझता हूं कि ये एक तरह का मिसनोमर है। ये कोई चीज नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास हुकूमत है तो क्या रूल ऑफ लॉ है और रूल ऑफ मेरिट है? अगर ये 2 चीजें नहीं हैं तो हार्ड स्टेट को आप एक्स्ट्रा हार्ड बना दें, स्टेनलेस स्टील हार्ड बना दें, वो सिर्फ कहने के लिए होगी। वो सिर्फ ये जो 2, 3, 4 या मैक्सिमम 5% एलीट कैप्चर होता है मुल्क का, उसको उसके इर्द गिर्द तहफ्फुज देने के लिए जो आप दीवार बनाएंगे उसको आप हार्ड स्टेट कह लें। अवाम के लिए आपकी तरफ से कुछ नहीं है। ना अवाम के पास इंसाफ है, ना अवाम के पास इज्जत है, ना अवाम के पास जनाब नौकरियों का या कोई ऐसा बाइज्जत इंतजाम है। कोई चीज नहीं है। अवाम के पास कोई पुरसाने हाल है ही नहीं। जो जालिम है, जो ताकतवर है, उसी की हार्ड स्टेट है और वो मैक्सिमम 5% लोग हैं इस मुल्क में, चाहे वो डाकू हैं चाहे वो एलीट है। ये तो बिल्कुल ये आपने एक सही एक हवाले से तज्जिया दिया। नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं, सिंध के अंदर एक मंजर था। आपने देखा कि इंटीरियर सिंध में सिंध गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो वो कच्चे के डाकू जो हैं जो सरेंडर कर देंगे तो उनको माफी तो मिल सकती है लेकिन कानून अपना दायरा लेगा। अच्छी खबर है, अच्छी बात है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि पाकिस्तान के अंदर अगर ये इमेज जा रहा है कि सिंध के कच्चे के डाकुओं को जो है जैसे अभी नैयर साहब ने कहा कि जो ताकतवर है उसी के लिए कानून बनाया जाता है, तो सिंध हुकूमत ने ये एक पॉलिसी लेके आए कि जो कच्चे के डाकू अगर वो अपने हथियार को सरेंडर कर देंगे उनको माफ भी कर दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं, उनको भी माफिया मिलनी चाहिए कि बहरहाल पिक एंड चूज नहीं करना चाहिए। मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, बेशक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को बेहतरीन
बेहतरीन जवाब दिया, हिंदुस्तान को बेहतरीन जवाब दिया। मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया, पाकिस्तान की अफवाज की तारीफें हमने सुनी, पाकिस्तान के दिफाई मुआहदों, दिफाई जो कामयाबियां उसकी हमने तारीफें सुनी है। लेकिन सवाल वहीं पर कायम है कि ये जो आवाम है इस मुल्क के अंदर, 25 करोड़ आवाम है जो किसी भी सियासी जमात को वोट देते हैं, पाकिस्तान की फौज से मोहब्बत करते हैं, लेकिन इस वक्त गुर्बत के मामला उनके जो है बढ़ते जा रहे हैं, बेरोजगारी मुल्क के अंदर बढ़ती जा रही है। हम कोई नेगेटिव पिक्चर नहीं देना चाह रहे, लेकिन बात यही हकीकत भी तो है मुबश्शिर साहब। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि देखिए, पाकिस्तान को रन करने के लिए पाकिस्तान का आइन जो है वो कैसा भी है, जो इसके ऊपर इख्तलाफात हैं, खासतौर पे जो लास्ट तरमीम है उसके ऊपर इख्तलाफात हैं, लेकिन जो 73 के आइन की बुनियादी इंसानी हकूक हैं या अदरवाइज इदारों के दायरा कार हैं, वो पाकिस्तान का आइन जो है वो तो मौजूद है। और उस आइन की मौजूदगी में कोई एक्स्ट्रा हार्ड और एक्स्ट्रा किस्म की कोई ऐसी एक्टिविटी जनरेट करने की कोई मेरे ख्याल जरूरत नहीं है, अगर पाकिस्तान के आइन पर जो भी हुकूमत हो वो अमल कर रही हो और अदारे जो हैं वो अपनी एम्बिट में रह रहे हों। पहली बात तो ये है कि क्या जो भी गवर्नमेंट है इस वक्त जो ये बयानात दे रही है, क्या वो आईने पाकिस्तान पे अमल दरामद नहीं कर रही? क्या आईने पाकिस्तान में गुंजाइश है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान में दनदनाते रहेंगे? ऐसा तो है ही नहीं। और आईने पाकिस्तान के मुताबिक रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं, रियासत के जो अपने सिटीजन्स की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, और सिटीजन्स के कुछ जो हैं वो यकीनन फराइज हैं, लेकिन रियासत ने पहले डिलीवर तो करना है ना। देखिए, रियासत रोजाना अरबों रुपया जो है वो पाकिस्तानी अवाम से मैं समझता हूं कि वो छीन रही है इस वक्त, रिसीव नहीं कर रही, छीन रही है। और छीनने के अंदाज देखे कैसे हैं, धोखाधड़ी से, यानी कि बिजली के बिलों में धोखा है और गैस के बिलों में धोखा है, पानी की खरीदारी में धोखा है, जमीनों की खरीदारी में धोखा है। गवर्नमेंट जो है वो जिस तरह पैसा समेट रही है वो इंसाफ के साथ पैसा जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक नहीं पहुंचा रही। यानी कि अगर मरकज सूबे को दे रहा है, सूबा आगे नीचे गांव तक पैसा नहीं पहुंचा रहा। इख्तियारात की मुनसफाना तकसीम नहीं है, इन इख्तियारात जो हैं वो भी मरकूज हैं, इर्तकाज जो है वो इख्तियारात का भी है। तो पहले तो पाकिस्तान के शहरी को आप ये सेंस दें कि ये मुल्क आपका है, इस मुल्क की दौलत आपकी है, इस मुल्क में हुक्मरानी का हक अवाम का है। वो तो अभी तक पाकिस्तान के अवाम को मिला नहीं है। तो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर मजीद जो बोझ डालने की या ये धमकियां देने की बात जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, ये तो बहुत ही काबिल अफसोस है। और दूसरी बात एक और है कि आप इस दुनिया में कोई अकेला मुल्क नहीं है कि जिसका पूरे ग्लोब के ऊपर आप ही बैठे हुए हैं। दुनिया में अक़वाम आलम है, वहां पे आप अपने इंडेक्स चेक करें कि आप कौन से इंडेक्स में नंबर 1 है, कोई या आप टॉप पोजीशनों में आते हैं, कौन से इंडेक्स में। ये ना तो आप इंसाफ देने में आगे हैं, ना आप अवाम के साथ अच्छा सलूक करने में आगे हैं। इसी वजह से आज रोजाना हम खबर सुनते हैं कि पाकिस्तान से फलां कंपनी जो है वो बोरिया बिस्तर समेत। चले बिल्कुल इस पे आएंगे। बिल्कुल मुबश्शिर साहब, ये आपने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का हवाला दिया, इस पे बहुत कुछ करने की जरूरत है। मैं एक हवाला देता चाहूँ, आपने जो बात की कि ये जो मामलात होते हैं कुछ लोगों के हवाले से होते हैं। अभी नेपरा ने एक फैसला दिया एक कराची की पावर यूटिलिटी के हवाले से कि 7 रुपए बिजली जो है वो कम कर दी जाए, टैरिफ में कमी कर दी जाए। उनका बयान आता है उस पावर यूटिलिटी का कि हम नहीं कर सकते, अगर हम करेंगे तो हम खसारे में चले जाएंगे और ये बिल्स में मतलब रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यानी ये आवाम को, कराची के आवाम को फायदा नहीं मिल सकता। यानी ये कि जिसके पास गालिबन सरमाया है, जिसके पास ताकत है, जिसके पास सब कुछ है, उसी के तहत फैसले किए जाते हैं। नेर साहब, ये बिल्कुल मुबश्शिर साहब ने एक हवाला दिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हवाले से, और कुछ मल्टीनेशनल फर्म्स भी गई हैं 2 माह पहले। अब उसके वजह से डिवाइडेड ओपिनियंस हैं, कुछ कहते हैं क्योंकि ये ग्लोबल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। और मोहम्मद औरंगजेब साहब कल एक चैनल पे इंटरव्यू देते हुए फरमा रहे थे कि अगर वो गए भी हैं तो बहुत सी सरमायाकारी आ भी रही है पाकिस्तान के अंदर। सर, अगर सरमायाकारी आ रही है तो उसके असरात कितने महीने में पाकिस्तान को नजर आना शुरू हो जाएंगे? जी, ये आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है, लेकिन इससे पहले मुबश्शिर साहब ने जिस तरह कहा ना कि जी जो 73 का आईन है,
तो आइन की खिलाफ वर्जी आप और मुझ में करने की जरूरत नहीं है। ये अब गवर्नमेंट कर रही है आइन की खिलाफ वर्जी। मुझे ये बताएं कि कितनी हुकूमतें हैं जो लोकल बॉडीज के बारे में हाँ आइन में लिखा है कि टाइम पे वो इलेक्शन होंगे, वो टाइम पे इलेक्शन ही नहीं होते। फिर उसके बाद उन इलेक्शंस को आपने एक फसाड बना दिया, एक ऐसा धोखा बना दिया कि जी सिर्फ इलेक्शन होते हैं और जो आइन में लिखा हुआ है कि आप आगे ट्रांसफर करें उनको फंड्स और अथॉरिटी उन फंड्स को यूज करने की, वो आप उनसे छीन लेते हैं। तो इसी तरह कराची में फर्स्ट करें मेयर हैं या और जगहों पे जहां पे इस वक्त लोकल बॉडीज हैं या नहीं है, वो काम तो कोई नहीं कर रही है। जो हाल कराची का है वो तो ऐसा हाल है कि लगता है कि यहाँ तो सिरे से ना कोई लोकल बॉडी की हुकूमत है, ना कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, ना कोई फेडरल गवर्नमेंट है। आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, आप इंफ्रास्ट्रक्चर की सिचुएशन देख लें। तो मैं मुबशर साहब से कहूंगा कि इस पे नजर रखें कि ये आइन की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और ब्लैटेंट तरीके से हो रही हैं। और जहां तक अब आपने सवाल किया कि जी ये 2.5 और 2.9, हमें अगर 10% के हिसाब से हमने डेवलप नहीं करना तो ये डेवलपमेंट मैं नेगेटिव ही समझूंगा। ये 2-3% की डेवलपमेंट जो है ना, ये सिर्फ एक गोरख धंधा है और कुछ नहीं है। जिस तरह से इन्होंने ये कहा, आपने देखा खुद कि आईएमएफ ने बताया कि जी 11 बिलियन की तो रिकंसिलिएशन नहीं हुई है, 11 बिलियन डॉलर उसकी रिकंसिलिएशन ही नहीं हुई है। किधर जा रहे हैं हम, किसके साथ आप झूठ बोल रहे हैं, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? बजट क्या होता है? बजट तो कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद जो कुछ होता है वो भी आप बजट के ऊपर जिस तरह कहते थे बुलडोजर फेर के आगे से आगे चले जाते हैं। अगर आपने बिजली की कीमत कम की है तो उसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, कोई बात मानने को तैयार नहीं है। और अगर आपने पेट्रोल की कीमतें कम की है तो आवाम को उसका क्या फायदा होता है? कोई किराए कम होते हैं पेट्रोल की कीमत कम करने से? वो भी नहीं हो रहे। तो आवाम को तो कुछ भी सही। नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। कहने को जनाब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं। बेशक, तो हार्ड स्टेट की पॉलिसी यहां पे आनी चाहिए कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज हो। बाय द वे मोदी जो है, जो एक क्रेडिट एजेंसी, उन्होंने तो पाकिस्तान का आउटलुक पॉजिटिव किया हुआ है। लेकिन मोहसिन साहब, ये बात बिल्कुल एक तरह से सवाल उठना चाहिए कि हमारे बहुत से बरादरान ममालिक ने यह वादा किया हुआ है कि हम आपके मुल्क में सरमायाकारी करेंगे। अभी जो सरमायाकारी जीडीपी टू इन्वेस्टमेंट का रेशो है, अगर हम तकाबुल करें दुनिया भर से, बहुत कम है। ये वादे बईद पे चलते रहेंगे मामला, या कुछ पाकिस्तान को पैसे मिलेंगे कहीं से? देखिए, दुनिया में जहाँ भी सरमाया होता है ना, वो एक ना अच्छी जगह की तलाश में होता है, जहाँ पे उसके पैसे की हिफाजत हो, जहाँ पे उसकी अपनी हिफाजत हो, जहाँ उसके पैसे को ग्रो करने का मौका मिले, उसको ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाने का, प्रॉफिट ले जाने का मौका मिले। अगर आप इन्वायरमेंट अच्छी नहीं बना सकते तो आप दुनिया के कितने मर्जी दोस्तों के आगे मिन्नत समाजत करते रहें, उनके आगे जितनी मर्जी अपनी जरूरतें और अपने खिदमात पेश करते रहें, वो पैसा लेके कभी नहीं आएंगे। और अब बल्कि आपकी चीजें औने पौने खरीदेंगे, जैसे कि औने पौने वो खरीदते रहते हैं और अभी भी कुछ खरीदा गया है। तो लिहाजा ये दुनिया में जहां सरमाया जाता है वो उसकी इन्वायरमेंट की वजह से जाता है। सबसे पहले लोग ये देखते हैं कि अगर वहां पे डिस्प्यूट हो गया तो क्या वहां का जो अदलिया का निजाम है वो उसको इंसाफ देगा कि नहीं देगा। अगर वो नहीं देगा तो वो अपना पैसा लेके उस मुल्क में नहीं जाता। इसी तरह आप देखें, अगर पाकिस्तानी किसी और मुल्क में पैसा लेके जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, या अपना मुल्क से पैसे में मजीद इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे तो वो क्यों नहीं कर रहे? उन्हें दुनिया में कहीं और आउटलेट अच्छी मिल रही है, वो वहां पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट को दुनिया में अपने दोस्तों की मिन्नत समाजत करने से बेहतर है अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट माहौल पैदा करें, इन्वेस्टमेंट का एक ऐसा सिलसिला पैदा करें कि ओवरसीज पाकिस्तानी आने को तैयार हो जाए। हमें दुनिया के और मुल्क के लोग आए या ना आए, अभी तो हमारा ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं हो रहा। हमें तो उसके ऊपर तशवीश होनी चाहिए कि किस तरह हम हमारे बड़े अच्छे लोग जो हैं दुनिया के बड़े मुल्कों में बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं, एक वक्त में उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की भी है, वो आए भी हैं। क्यों? आपने थोड़े अरसे के लिए बेशक माहौल अच्छा किया, लोगों ने फौरी आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया। तो देखिए, हमारे पास तो एक बहुत बड़ा सरमाया ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में मौजूद है। हमें उनको ट्रस्ट देना है
कि आओ अपने पाकिस्तान के अंदर आके पैसा लगाओ। अगर थोड़े से लोग भी आ जाएंगे यहाँ पे बहुत सी चीजें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पे तो आप सूरत हाल हम ये करके बैठे हुए हैं कि उनको आपने वोट का राइट दिया था, वो आपने एकदम छीन लिया। आप उनको एनवायरनमेंट देने की बजाय उनके हकूक सल्ब कर रहे हैं। तो कैसे उनका ट्रस्ट नहीं, हुकूक सल्ब की जहां तक आपने बात की है, मुबैना तौर पर यही सवाल, यही बात जो है नैयर साहब ने भी उठाई। नाज़रीन को बताता चलूँ, जो नैयर साहब ने पॉइंट रेस किया था और फिर इस बात को ओवरसीज पाकिस्तानी से लिंक करके मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ कि आर्टिकल 140 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात कहता है कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, डिवॉल्वमेंट ऑफ पावर यानी इख्तियार की मुंतकली आम आदमी तक होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने नाज़रीन दिसंबर तक का वक्त दे दिया था पंजाब हुकूमत को कि इलेक्शन करवाइए, उससे पहले डिलिमिटेशन करवाइए, लेकिन पंजाब हुकूमत ने कहा कि क्योंकि 2025 का कानून आ चुका है तो लिहाजा 2022 का कानून जो है वो अब नहीं चल सकता, तो हमें वक्त देना चाहिए। और बाय द वे ये भी काफी अजीब बात है, इसी आइन के अंदर मुबहम चीज ये है कि जहां वो बल्दियाती इंतखाबात की बात भी करते हैं वहां वो ये भी कहते हैं, वहां वो ये नहीं कहते कि ये बल्दियाती इंतखाबात कब होने चाहिए, कोई टाइम फ्रेम नहीं है उसके अंदर। ये बहुत ही नैयर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी जो है इसको रिजॉल्व होना चाहिए ना। जी, हम हर चीज को रिजॉल्व कर लेते हैं जिसमें कि कोई इलीट का मसला है, उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स भी हो जाती हैं। लेकिन जब अवाम के लिए बात आए ना तो उस वक्त इन चीजों पर कोई तवज्जो नहीं देता, जैसे ये आपने अभी बात उठाई है। तो बात देखें, आप इसको जितना मर्जी लंबी कर लें, लेकिन एंड ये है कि दो लफ्जों की कहानी है, रूल ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ मेरिट। इसको आप इंप्लीमेंट कर दें, आपको जिस तरह अभी मुबश्शिर साहब ने कहा, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, लोग आपके पास खुद आएंगे। रूल ऑफ लॉ ये पूछता है कि क्या मतलब डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, आपके आइन ने कहा 60% से ज्यादा नहीं होगी। इस वक्त आपकी मेरे ख्याल में 80% या और भी ज्यादा है। तो ये क्या आइन की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? किसने परवाह की इसकी? बिल्कुल, आपने कहा 60% से ज्यादा है। मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, ये इकोनॉमिक मुआशी मामलात के साथ 50 नहीं, मैंने 60 बात की, 60%। ओके, मैं जी मैंने 60% लिखा है, 60% है। मुबश्शिर साहब ये बताइएगा कि ये जो मुआशी मामलात हैं और इसके साथ सिक्योरिटी के मामलात भी जुड़े हुए हैं, और मोहम्मद औरंगजेब साहब जो अमेरिका में थे और मुख्तलिफ मीडिया इंटरेक्शंस वो कर रहे थे, तो उन्होंने ये फरमाया कि सिक्योरिटी लिंक्ड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से, और सिक्योरिटी के हवाले से आपको मालूम है हमारी अफवाज शहादतें दे रहे हैं, हमारी पुलिस ऑफिसर शहादतें दे रहे हैं, बहुत कुछ करने की अभी भी ज़रूरत है। ये बताइएगा कि सिक्योरिटी, जब से मैंने होश संभाला है, आपने भी बहुत लंबे अरसे से सहाफत आप कर रहे हैं, सिक्योरिटी के ऐसा पाकिस्तान के अंदर मसला बनता जा रहा है कि वो जब तक फाइनल उसकी मतलब रिजॉल्व नहीं होगा, मुआशी इस्तेकाम जो है वो नहीं आ सकता। उसके लिए क्या तजवीज़ कर सकते हैं आप, वन लाइनर एक जुमले में, कि क्या हल हो सकता है इसके लिए? सर, इसके ऊपर तो किताबें लिखी जा सकती हैं, वन लाइनर तो मेरा ख्याल है बहुत ही ज्यादती होगी। लेकिन मैं एक बात, पहले जो वजीर खजाना का आपने काफी दफा रेफरेंस दिया उनकी गुफ्तगू का, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि देखें, वो ये क्यों नहीं कहते कि हमने IMF को जो कुछ लिख के दिया हुआ है उसके मुताबिक मुल्क चलेगा? ये क्यों नहीं कहते? वो खुल के क्यों नहीं कहते कि भाई हम अपने तौर पर इस मुल्क में ना तो कोई पॉलिसी नाफज कर सकते हैं ना कुछ। अभी आपने केई का और नेपरा का जिक्र किया है, मैं आपको एक न्यूज देता हूं कि गवर्नमेंट जो है वो कोशिश कर रही है कि मजीद कराची को सब्सिडाइज जो बिजली है वो देना बंद की जाए। और केई जो है उसके जराए से ये बात जो है वो पता चल रही है कि उन्होंने कहा है कि जी फिर हम उन इलाकों में बिजली देनी बंद कर देंगे जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो लाइन लॉसेज हैं या चोरी है या कोई वहां पे मसाइल हैं। तो इस तरह कराची के बहुत से इलाके जो है वो अंधेरे में चले जाएंगे। सर्दियां आसान नहीं होगी अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया। कितने आप देखें, आप चेक करें कि कितने मेगावाट जो है वो बिजली जो है वो कराची को सब्सिडाइज मिलती है फेडरल की तरफ से, तभी जाके इसका जो है ना वो शॉर्टफॉल भी पूरा होता है और बहुत से लोगों को बिजली जो है वो बिल नहीं देते, कुंडे लगे हुए हैं, उसके बावजूद उनको बिजली मिलती है। तो ये भी एक चीज है कि इसको किस तरह हल किया जाए, ये बहुत बड़ा इशू है कराची शहर का। अब ये है कि सिक्योरिटी का मामला जो है वो, सिक्योरिटी तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि खास तौर पे जो होश संभालने वाली आपने बात की है, जब से पाकिस्तान टूटा है और हम मगरबी पाकिस्तान से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बने हैं, तब से हमारा सिक्योरिटी का इशू बहुत बड़ा इशू चल रहा है। और उसके थोड़े अरसे बाद
हमारे मुल्क के साथ जो है अफगान इशू जो है वो स्टार्ट हो गया था। अफगानिस्तान की सिचुएशन पाकिस्तान के ऊपर उसके सारे मलबे गिरते रहे हैं और पाकिस्तान अब उसके तमाम जो है मामलात के अंदर इतना ज्यादा उलझ गया है कि उसका कोई सिरा हमारे हाथ नहीं आ रहा। इसका सोल्यूशन जो है वो कहने को तो हम सबको पता है कि किस तरह होगा। सेफ सिटी बनाएं, अपने शहरों को दुरुस्त करें, अपने लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करें, अपनी अदालतों में मुजरमों को सजा दें, पुलिस का निजाम सही करें, फलां करें। लेकिन सबसे बड़ा अनरेस्ट ये होता है, हम शुरू में ये बात कह चुके हैं, जब वसाइल की तकसीम सही नहीं होती, जब इख्तियारात की तकसीम सही नहीं होती, तो पूरे मुल्क के अंदर अनरेस्ट होता है। शहरियों की जो एक एसोसिएशन होती है रियासत के साथ, रियासत का और शहरी का जो रिश्ता होता है, पहले तो आप उसको मजबूत करने के लिए रियासत को इंसाफ करना पड़ेगा, हर तरह का इंसाफ करना पड़ेगा। आपका आइन कह रहा है कि भाई पाकिस्तान के हर शहरी का हक है कि उसको जो है मैट्रिक तक जो है तालीम मुफ्त दी जाएगी। आपका आइन कह रहा है ना, तो आप 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे। तो 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, तो आइन की खिलाफ वर्जी तो गवर्नमेंट ने खुद कर। बिल्कुल, और इस पे मुझे डॉक्टर ताहिरुल कादरी याद आते हैं। अब तो उनका सियासत से कोई रिश्ता रहा नहीं। उन्होंने फरमाया था कि पाकिस्तान का जो आइन है उसके सिर्फ 5% जो है इम्प्लीमेंटेशन होती है, यानी ये कि जो रूलिंग एलीट के लिए जो चीज़ें होती हैं, अशराफिया के लिए जो होती है, बाकी आवाम के लिए, जैसे नैयर साहब और आप जो है हवाला दे रहे हैं, वो उस वजह से जो है कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लेकिन नैयर साहब, बात ये है कि हमारा जो पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटिजिक इंपॉर्टेंस है उसके अंदर एक हमारी सिक्योरिटी स्टेट की भी हैसियत है, और जाहिर बात है एक दो हॉस्टाइल नेबर्स है, यानी अफगानिस्तान और इंडिया, ये आपको डिस्टेबलाइज भी कर रहे हैं, अपने जो प्रॉक्सीज के जरिए नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर बात है सिक्योरिटी अगर ठीक है, कुछ वीकनेसेस अगर हुकूमतों की भी है, तो कहीं ना कहीं बैनुल अक़वामी साजिश भी तो है सारी सब कुछ। देखिए, बैनुल अक़वामी साजिश है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये साजिशें, इसका ये मतलब नहीं है कि आप रूल ऑफ लॉ से हट जाएं। इसका ये मतलब नहीं है कि जी आप गरीबों के लिए तो कानून और रखें और गरीबों के लिए जो है और अमीरों के लिए सहूलतें और कानून और रखें। आप ये देखें कि पता नहीं चलता कितने जर्नलिस्ट ऐसे हैं जिनको कत्ल कर दिया जाता है सिर्फ खबरें लिखने पे। क्या वो वाजिबुल कत्ल है? मुझे बताएं आप, उन्होंने कितना बड़ा जुर्म किया है। लेकिन लोग जो हैं, जो आज तक मुझे बताए जिन्होंने जर्नलिस्टों को मारा, उनमें से किसी एक को सजा हुई है, फांसी हुई है, तो मुझे बता दें। तो बात आपकी यह है कि मैं इस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि जो बैनुल अक़वामी साजिशें, उनको आप उस वक्त तक नहीं निपट सकते जबकि 100% अवाम जो है वो इस जंग में आपके साथ शामिल ना हो। यहाँ तो अवाम पे वो परेशान हाल ही नहीं है। यहाँ तो हर अवाम को, जो लोग डालों में बंदूकें और गार्ड लेके फिरते हैं, वो जिसको चाहे वो लोग पुलिस के सिपाही को उठा के वहां पे फैंटी लगा देते हैं। आपके सामने कोयटा में वाकया हुआ था कि एक सिपाही को गाड़ी ने जनाब किक मार के और हवा में उछाल दिया था। मुझे बताएं, उस सिपाही की फैमिली को इंसाफ मिला? नहीं मिला, आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला, नहीं मिला। ये 2017 का वाकया है, बहुत अंतरनाक वाकया हुआ था। लेकिन मुबशिर साहब, ये बताइएगा, बिल्कुल बहुत कुछ हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ जिसमें यह तय किया गया कि जो जज साहिबान हैं वो अपने आपसी इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया के सामने नहीं लाएंगे। अच्छी बात है, ये तो अच्छी एक खबर है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अभी हम 26वीं आईनी तरमीम की, क्योंकि ये सब्जुडिस मैटर, हम इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा कि उसमें हम देखते हैं इख्तलाफात आ जाते हैं, तो जो इदारे हैं और इदारों के अंदर जो अफराद हैं उनके जो इख्तलाफात हैं उससे भी आवाम को ये तासुर मिलता है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कि अगर इनके आपस में इख्तलाफात हैं तो फिर ये हमारे मसलों को कैसे हल करेंगे? देखिए, एक कमेंट मैं करना चाहता हूं। जो डालों वाली गाड़ियों का तस्करा किया है, नैयर साहब ने बहुत जबरदस्त बात की है, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये अथॉरिटीज को कहना चाहता हूं कि भाई इनको चेक करें। एक खबर के मुताबिक इनमें से बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो लीगल नहीं है,
और जितने गार्ड इनके ऊपर 4 या 6 बैठे होते हैं, उनमें से कितने लोगों के पास कौमी शनाख्ती कार्ड है। सही। उनके वेपन तो फिर बाद में बात आएगी, पहले तो उनका शनाख्ती कार्ड चेक करें। सही सही। और वो कौन लोग होते हैं जो उनके ऊपर वो जो है ना दंदनाते हुए शहरों में सरेआम फिरते हैं और ये शहर के अंदर हरासमेंट के अंदाज में ड्राइव करते हैं। किसी गाड़ी के पीछे आके उसको इस तरह करके हॉर्न देना, डिप्पर लगाने, ये बिल्कुल हरासमेंट फैलाते फिर रहे हैं। इनको अब कोई चेक नहीं कर रहा, इसको जरूर करना चाहिए। दूसरी बात आपने बात की है अदलिया की, अदलिया के जजेस की। देखिए अदलिया की सिचुएशन जो है काबिले रहम भी है और मैं समझता हूँ कि इस तरह भी है कि भाई आप देखें कि बहुत ज्यादा ही जो है ना ये कॉन्फ्लिक्ट मेरा ख्याल है अब उभर के सामने आना शुरू हो गया है और खासतौर पे अभी इसकी बड़ी परतें खुल रही हैं। ज्यादा हम इसको परतों पे बात नहीं करेंगे, जो वकला सीनियर वकला खुद ही उसके हेयरिंग के अंदर जो है ना वो बातें सामने ला रहे हैं कि इसकी तरमीम की और इस बंचों की जो है वो हैसियत क्या है, इनकी सेहत कैसी है। एक चीज तो ये है कि जो हुकूमत में जो लोग होते हैं या जो भी पावर कॉरिडोर्स हैं, वो जब अपनी मर्जी से इदारे को चलाने की कोशिश करते हैं और हर कोई फिर आगे बढ़ने के लिए मेरिट को राउंड कर उनका मंजूर नजर बनने की कोशिश करता है, तो ये सारी गेमें उस वक्त खराब होती हैं। अगर कोई इस तरह की चीजों के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की कोशिश करता है तो उनके दरमियान फिर इख्तलाफात भी होते हैं और इंसाफ का कत्ल भी होता है और इंसाफ का कत्ल हुआ है और हो रहा है। लिहाजा जो पिक्चर हमें फिक्र इस चीज की है, लेकिन लोग मुतासर हो रहे हैं, लेकिन जो फिक्र करनी चाहिए ना पाकिस्तान के हर जी शऊर शहरी को कि पाकिस्तान की जो पिक्चर है, पाकिस्तान का जो इमेज है, वर्ल्ड में जो इमेज है, इन सारी हरकतों के बाद क्या बन रहा है? क्या हमें उसका फायदा हो रहा है? क्या पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त मुल्क तस्वर किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इंसाफ का लेवल जो है बड़ा लो है? नहीं भाई। लेकिन मोर्शिद साहब, डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत खुश है ना हमसे सर, अमरीकी सदर तो बहुत खुश है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसकी कौम खुश नहीं है। आप इसको क्यों नहीं देखते? अच्छा, उसकी पूरी कौम निकली है उसके खिलाफ। सही। उसके साथ पूरी कौम नाराज है। हम उसको राजी करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके साथ उसकी पूरी कौम नाराज हो गई है। उसको राजी करने की कोशिश करें ना जो आपके मुल्क का शहरी है। डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा आपका वो कीमती है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ के खिलाफ 75 लाख लोगों ने प्रोटेस्ट किया है कि तुम सही नहीं बात। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को तो सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, डोनाल्ड ट्रंप को तो एक और सियासी जमात भी तो खुश करने की कोशिश कर रही थी। जब कुछ भी करें, जो भी करें, जितने भी सियासी जमातें हैं, उन सबको ये करने की, सब देखने की जरूरत है कि उनके अपना मुल्क जो है, उनके अपने अवाम जो है इंडिपेंडेंट राय देते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि भाई आपने जो अभी तक का काम किया उससे हम खुश नहीं है। अच्छा, ये ठीक सबसे है। अहम बात है। बेशक वो एक पार्टी करे या दूसरी करे या सारी करें या जो जितना मर्जी हम जोर लगाएं, लेकिन हमें ये जरूर देखना चाहिए कि वहां के अवाम ने क्या अभी जो है ना अपना राय का इजहार किया है। तो ये साहब, आप अग्री करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने की जरूरत नहीं है? और मतलब ये कि उसका एक हवाला है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शर्म शेख में तारीफें की उन्होंने, बहुत से लोगों ने उसको कहा कि ये स्ट्रेटेजिक फ्लैटरी है और फिर बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें कोई ऐसी बात भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि ये ऑप्टिक्स जो आए हैं, एक तरह से पाकिस्तान का वजीर आजम एक शर्म शेख में जो जिस तरह से उन्होंने तारीफ भी की और कहा कि नोबेल पीस प्राइज के लिए जो है ये बिल्कुल एक सही कैंडिडेट थे, वॉज इट जस्टिफाइड? देखिए, जस्टिफाई तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ये दुनिया में ट्रेंड जो है ना ये रहा है। साहब, मैं नैयर साहब जवाब देते फिर मैं आता हूं आपकी तरफ। जी जी। दुनिया में ये ट्रेंड रहा है। आपको याद होगा कि मोदी ने क्या नारा लगाया था बाकायदा ट्रंप के साथ खड़े होकर, अगली बार ट्रंप सरकार। सही 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 सही। ये किसने नारा लगाया था? सही। और ये नारा जो था, ये जब ट्रंप इलेक्ट हो गया था उसके बाद ये वाली जो बारी आनी थी इसके लिए, तो अगली बार ट्रंप सरकार तो खैर नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद तो आ गया। अब कहने का मकसद ये है कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुल्क के लिए आपने कोई ऐसा काम किया है ना जिससे कि कुछ और मसाइल हैं या किसी को कहना कि तबाह नाजुक पे गरा गुजरा है, तो आप मुल्क के लिए कोई फायदा तो लेना ट्रंप से। जीरो रेटिंग क्यों नहीं कराई मुल्क के लिए? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या ट्रंप के दौर में हमने उनके फौजों के खिला में कोई खिदमत में कमी छोड़ी थी?
ट्रंप ही था ना जब अफगानिस्तान से इनखला हुआ था, सारे लोग इस्लामाबाद में आ गए थे, यहाँ से सारे होटल खाली करा दिए गए थे। हमने क्या कम खिदमत दी है? और अब उसके बाद नए सिरे से काम हुआ है। अब जो नए सिरे से अब काम हुआ है, तो इसमें मैं गवर्नमेंट वक्त से पूछता हूं कि आप लोग क्यों ट्रंप के इस टैरिफ पे खुश हैं जो पाकिस्तान को लगा है? आपने क्यों नहीं कहा कि हमें आप एग्जेम्पशन दे 0% की? लेकिन उसमें ये पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है ना कि, और पाकिस्तान की हुकूमत क्या, हिंदुस्तान को तो बहुत लगा दिया गया है, पाकिस्तान का निस्बतन कम लगाया सर गया है। हिंदुस्तान का मसला हमारा मसला नहीं है, प्लीज हिंदुस्तान की हमें मिसाल नहीं चाहिए। हमारी बात करें कि हमारे आपके क्या रिलेशन है। हमने जो आपकी खिदमत की है, जब आपके फौजी लिंचिंग हो रही थी उनके मोगाडिशु में, उस वक्त हिंदुस्तान मदद में आया था। मुर्शिद साहब, बिल्कुल आप इत्तेफाक करते हैं नैयर साहब से 0% टैरिफ लगाना चाहिए था अमेरिका को, जो 19% लगाया गया है? जी देखें, पाकिस्तान का वैसे तो वो एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है, लेकिन जो जितनी उसकी इंपोर्ट है उस हिसाब से पाकिस्तान का शेयर बिल्कुल थोड़ा सा है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो पाकिस्तान को बड़ी सहूलतें दे देता। लेकिन जो आपने पहला सवाल किया था कि जो हमने उसकी जो है तारीफें की हैं और उसके लिए वो उसको एलिजिबल करार दिया है प्राइज के लिए, नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो उसमें मैं एक बात कहूंगा कि देखें ये बड़ा ना ड्यूल फेस जो है ना वो हमें नजर आता है। एक तरफ जो है जंग बंदी की करारदाद जो है वो 6 दफा वीटो की है अमेरिका ने, 6 दफा बिल्कुल की है। वो 6 दफा वीटो करना जंग बंदी की करारदाद, उसके लिए जो है उसके लिए तो हम समझ लें कि पूरे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में उस चीज को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो अपोज किया गया कि अमेरिका को ये नहीं करनी चाहिए। लेकिन बाद में वो कहता है कि नहीं मेरे ऐलान से बंद हुआ है। बंद तो अभी भी नहीं हुआ, बमबारी तो अब भी हो रही है। तो जो अगर वो सिंसियर थे इस कत्लो गारत को रोकने के लिए, तो वो फिर करारदाद के खिलाफ वीटो क्यों करते थे? उसको खत्म क्यों करते थे? वो करारदाद पास क्यों नहीं होने देते थे? तो अगर वो पास होने देते, अमेरिका उसमें साथ देता, तो हम समझते हैं कि वो पीस लवर है और वो वाकई चाहते हैं कि यहाँ पे बच्चों का कत्ल ना हो। लेकिन वो करारदाद को तो वो वीटो करते रहे हैं और बाद में कहते हैं कि हम ऐलान करके इसको बंद कर रहे हैं। और वो ऐलान बंद किया हुआ है, उसके बावजूद वहां पे फायरिंग हो रही है, उसके बावजूद। लेकिन इसमें आपने भी पढ़ा होगा कि अभी डबल सी गेम चल रही है, अमरीकी नहीं है उसके अंदर। अमरीकी क़यादत जो है इस वक्त, जब उनसे पूछा गया कि सीज फायर जो मिडिल ईस्ट का हवाला देने फलस्तीन के अंदर, क्या वो और मतलब जो है स्टे करेगा, उसकी जो बरकरार रही रेलिवेंस रहेगी, तो उन्होंने कहा होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ रोग एलिमेंट्स हैं लेकिन सीज फायर जो है वो बरकरार रहेगा, क्योंकि इस वक्त की इत्तलात ये आ रही है कि वहां पे जो सर्विस आ रहे हैं, पब्लिक सर्विस जो आ रहे हैं, नाज़रीन को मैं बताता चलूँ, एक दूसरी बहस है इंशाल्लाह इस पे हफ्ते को प्रोग्राम करेंगे। 37% फलस्तीनियों के हक में अब बात चली गई है अमेरिका के अंदर, 17% 37% के अंदर, और क्लियर मैसेज इसराइल को दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से। अब तक की जो इतला है, आगे का क्या होता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ओर से कहा जाता है इंपल्सिव बिहेवियर है उनका। अब तक की इतला यह है कि अब गजा के अंदर मजीद जंग नहीं शुरू की जाएगी। देखते हैं आगे इसके क्या होता है। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग ये हवाले से हार्ट स्टेट के और हमने जो गुफ्तगू की है नैयर साहब, फिर हमने जो पाकिस्तान के अवाम है उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं अगर मायूसी भी है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी है। हमें लोगों को एक उम्मीद की किरण भी देनी है। ये जो कुछ भी है इसके अंदर उम्मीद की किरण हमें क्या नजर आती है कि पाकिस्तान की जो समत है क्या वो सही डायरेक्शन में जा सकती है, खास तौर पे जब एक रियासत ये फैसला कर रही है, हुकूमत ये फैसला कर रही है कि जो मनमानियां करेंगी जो तंजीमें और जो अपना फैसला नाफिज करने की कोशिश करेंगी जोर जबरदस्ती के साथ, उनसे जो है बहुत सख्ती से हम निपटा जाएगा। जी ये साहब, आवाज आ रही है आपको? जी, ये आपने मुझसे सवाल जी आपसे किया सवाल जी। तो इसमें सवाल क्या है? इसमें सवाल ये है कि उम्मीद की किरण तो ये आ सकती है ना कि लॉ एंड ऑर्डर की जो जरूरत है, ये लॉ एंड ऑर्डर जो है सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो एक फैसला किया गया काबीना के अंदर और उसमें ये फैसला किया गया है कि किसी को मनमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जोर जबरदस्ती की इजाजत नहीं दी जाएगी, तो एक सही सम का तो तयन हो गया है ना। देखिए, मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि हर उस चीज को गवर्नमेंट अटेंड करती है जिससे गवर्नमेंट अफेक्ट होती है। कल आपने देखा कि वो उन्होंने दिखाया कि 7-8 आदमियों ने एक आदमी को इसलिए मारा रावलपिंडी में और उसके कपड़े भी उतार दिए कि उसने ये कहा था कि यहाँ पे गैर कानूनी गोदाम है। मुझे ये बताएं कि आम आदमी का तहफ्फुज कौन करेगा? वो तो ठीक है जो आपने बात की ना, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है कि आप पाबंदी लगाएं, जरूर लगाएं पाबंदी, लेकिन
ये बताएं कि ये तो है बिटवीन गवर्नमेंट एंड दोज ऑर्गेनाइजेशंस, आम पब्लिक को सेफ्टी क्या है? अगर वो आप में क्या इतनी या मुझ में इतनी जरूरत है कि एक इलीगल चीज कहीं पर हो रही हो ब्लैटेंटली और हम जाके बता दें और उसके बाद वो जब हमें मारने आए तो फिर बस बाद में तो उसके बाद हमारा तो कोई पुरसाने हाल नहीं हो। मुझे आवाम को बताए ना क्या सिक्योरिटी मिल रही है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बिल्कुल। लेकिन ये बात भी हकीकत है। मैं ये जो भी लोग थे उन्होंने अवाम की प्रॉपर्टीज़ को भी आग लगाई, तो हुकूमत ये कह सकती है कि हमने अवाम के मफाद में ये फैसला किया है। मुबश्शिर साहब ये बताइएगा, कल हुकूमती जो एक वज़ीर है उनका एक बयान आया है, उन्होंने ये फरमाया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला जो है मुंतकिल किए जा सकते हैं, सब जेल जो है कंसिडर किया जा सकता है उसको। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जो रियासत हुकूमत जो है हार्ड स्टेट पॉलिसी अपनाना चाह रही है, तो क्या पीटीआई के लिए भी हार्ड स्टेट पॉलिसी बरकरार रहेगी, यानी यह कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा, या उनके हवाले से सॉफ्ट पॉलिसी भी आ सकती है? मुझे आपके सवाल में बड़ी हैरत हो रही है। आप फरमा रहे हैं कि क्या हार्ड पॉलिसी बरकरार रहेगी कानून और इंसाफ? मैंने आपको पस मंजर ये बयान फरमाया कि मुझे ये नहीं समझ नहीं आई कि ये हार्ड और फास्ट जो है वो कानून के तहत है और सॉफ्ट जो है वो कानून की खिलाफवर्जी है क्या? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपसे ये पूछा है। मेरा ख्याल है कि कानून और इंसाफ के तहत अगर होती पॉलिसी तो उन लोगों को सजा ना होती जो 9 मई में शामिल ही नहीं थे और उनको भी 10 साल की सजा हुई है। आप जानते हैं वो कितने लोग हैं उसमें जो उस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ थे ही नहीं। लिहाजा ये तो बिल्कुल जो है आउट ऑफ क्वेश्चन है कि इंसाफ हो और वो हार्ड एंड फास्ट और या सॉफ्ट के हिसाब से देखा जाए। जो इंसाफ होता है वो इंसाफ होता है। अगर वाकई इंसाफ के तहत हो तो जहां उन्हें फायदा मिल सकता है। नहीं, लेकिन मोशर साहब आप भी पाकिस्तान सर नहीं मिल सकता वो ना मिले। आप भी पाकिस्तान के मारूजी हालात से आगाह हैं। जो सॉफ्ट पॉलिसी अगर अपनाई जाती है, हालात हमारे सामने है। यहाँ पे ऐसे ही होता है भाई, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि जिसके मामलात जो है वो कहते हैं ना साड़ी गल हो गई है, जिन्ना की गल हो जाती है उनके लिए सारे सॉफ्ट पॉलिसियां हो जाती है। देखिए मोशर साहब ये बताइएगा ना, आपने ये जो बात सर मेरा सवाल ले लीजिएगा ना सर मेरा सवाल ले लीजिएगा। आपने ये बात कही ना कि आप जैसे आपने कहा कि क्योंकि मैंने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होगा तो वो हार्ड स्टेट पॉलिसी होगी, लेकिन ये तासुर इस तरह से बनता है कि जब आपको भी मालूम है जब भी कभी बैकडोर मुज़ाकरात किए जाते हैं तो कोई ना कोई जो एक तासुर है पाकिस्तान के अंदर, ये फैसले फिर कहीं और होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो कल खबर आई जिसमें वजीर साहब भी फरमा रहे हैं कि बनी गाला जो है उनको मुंतकिल किया जा सकता है और सब जेल उसको करार दिया जा सकता है, तो ये जो फैसला किया जाएगा ये आइन और कानून के तहत किया जाएगा या ये कोई दूसरी पॉलिसी होगी जिसको आप सॉफ्ट पॉलिसी भी तो कह सकते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि वजीर जो है वो अदालत ने उन्हें दिया हुआ है, सजा दी हुई है। अगर तो अदालत की तरफ से उन्हें दी है फिर तो समझ आती है, लेकिन अगर वजीर एक फिलर छोड़ रहे हैं और देखना चाह रहे हैं कि इसके ऊपर क्या लोगों की गुफ्तगू आती है, क्या राय होती है, तो वो बस उनका एक वो ऐसा ही एक शोशा है जो पहले भी बहुत से लोग छोड़ते रहते हैं। अच्छा। तो इस तरह की गुफ्तगू जो है वो काबिले जिक्र नहीं है, ना ही काबिले उसके ऊपर कोई गुफ्तगू करनी चाहिए। हाँ, एक बंदे को प्रॉपर सजा हुई है तो उसको सहूलत अगर कोई देती है तो वो अदालत दे, और अगर अदालत कहती है कि नहीं इसी जेल के अंदर उसको रहना चाहिए तो रखे। अगर वो अदालत समझेगी कि ये सजा गलत हुई है, रिव्यू कर लें, तो उसको रिहाई भी मिल सकती है। सही। तो पाकिस्तान की अदालत को मेरा ख्याल है कि वो उसको हमें ऐसा माहौल होना चाहिए और हमें इस तरह की ही बात करनी चाहिए कि अदलिया दुरुस्त हो। हम यही बात कह रहे हैं कि अदलिया दुरुस्त। लेकिन आपने अदालती आप सर बस वाइड अप हो रहा है, मैं वाइड अप करना चाह रहा हूँ प्रोग्राम सर। आपने अदालती निजाम की बात की, लेकिन ये भी तो हकीकत है मुल्क इंसाफ नहीं आएगा। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि सदर पाकिस्तान के पास भी इस्तेकाक होता है कि वो किसी कैदी को माफ कर सकते हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया मुबश्शिर मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका नयरुद्दीन अहमद साहब, आप दोनों मौसस मेहमान हमारे प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज हमने हार्ड स्टेट पॉलिसी पे प्रोग्राम किया, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ये टर्मिनोलॉजी जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग के बाद से और पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के अंदर जो एक तंजीम के अभी आपने किरदार देखा उसके कॉन्टेक्स्ट में हमने ये प्रोग्राम सजाया। फिर हमने मुख्तलिफ जो है इंसाफ के मामलात पे, पाकिस्तान के मुआशी मामलात पे ये पॉलिसी जो है कितना
इंप्लीमेंट हो सकती है और हार्ड पॉलिसी बिल्कुल आप अपनाएं, हुकूमत का हक है, रियासत का हक है, लेकिन हार्ड पॉलिसी उस वक्त भी अपनानी चाहिए जिससे अवाम के मफादात भी जुड़े हुए हैं। और अवाम के मफाद क्या है? मुआशी इस्तेकाम और इंसाफ। जब अवाम को इंसाफ मिलेगा, अवाम को जो है उनको सहूलतें मिलेंगी, तो आपके हार्ड पॉलिसी के साथ वो खड़े होंगे। लेकिन अगर ये तासुर दिया जाएगा उसके साथ साथ कि हार्ड पॉलिसी सिर्फ, जैसे नैयर साहब ने कहा कि रूलिंग एलीट के हवाले से है, तो फिर ये नैरेटिव जो है ज्यादा देर पा नहीं चल सकता। तो लिहाजा फैसला बिल्कुल आपका रियलिस्टिक है, लेकिन अवाम के तर्जुमानी के हिसाब से किया जाए। तस्मीन जावेद को खबर से तजिए तक से इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज।